यहाँ पर आता है कि साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव विच इज डिपेंड ऑन द इलास्टिक एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और मीडियम। ओके, सो बच्चों आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि साउंड वेव को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर है, ओके, बिकॉज इट इज अ मैकेनिकल वेव। ओके, सो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। सो बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है, तो हम कहेंगे इट इज डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, वेयर ई इलास्टिसिटी एंड रो डेंसिटी है। ओके बच्चों, आप इस को भी ध्यान रखेंगे कि फॉर सॉलिड हम लोग इलास्टिसिटी में मोस्टली केसेस में गामा को या बोल सकते हैं यंग मॉडुलस को, ठीक है, बाय यंग मॉडुलस इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट स्क्वायर ऑफ इलास्टिसिटी। जिस मटेरियल की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी उसी का उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, या उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होगा। तो बच्चों आप यहाँ पर ये डायरेक्टली एक रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील is greater than velocity of sound in water is greater than velocity of sound in air। और बच्चा जब हम इसको वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि सर द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज दिस एंड स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज दिस मीटर पर सेकेंड 14 मीटर पर सेकेंड, और सर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 320 मीटर पर सेकेंड। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा, इसको आप लोग जरूर याद रखें और अच्छे से याद रखें इस डेटा को, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये डेटा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, चलेगा। देन हमने कहा कि फॉर सॉलिड अगर इस फार्मूले को हमें पुट करना है तो फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं फॉर सॉलिड्स, सर ई को हम क्या रिप्लेस कर देंगे, सर वाई या गामा से यंग मॉडुलस से रिप्लेस कर देंगे। दैट्स वाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स क्या हो जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा सर गामा अपॉन रो। ओके, अगर बच्चों हम आगे बात करते हैं फॉर फ्लूइड, और हम लोगों ने फ्लूइड को ऑलरेडी पढ़ रखा है, फ्लूइड इज अ लिक्विड एंड सर गैस, ठीक है। सो लिक्विड और गैस की दोनों की फॉर्म होती है फ्लूइड की। दैट्स वाई बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिक्विड और गैस दोनों की फॉर्म के लिए हमने लिक्विड के लिए यहाँ पर इलास्टिसिटी को हमने क्या पढ़ा है, बल्क मॉडुलस की फॉर्म में। सो बी की फॉर्म होती है, और बी जो है हम बोल सकते हैं बल्क मॉडुलस। एंड एयर के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सर जो बल्क मॉडुलस होता है वो गैसेस में 2 टाइप से चेंज हो सकता है सर, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें कि जब लिक्विड या वाटर की बात आती है, सर स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड क्या लिख देंगे इसको, बी वाई रो। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि सर वाटर के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 10⁹, ओके, एंड सर डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है 1000, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। आप लोग यूनिट्स को कभी ना भूलें, और ये क्या होगा बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, जब बच्चा हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि सर 2 × 10⁹ डिवाइडेड बाय 10⁻3, सो निकल के कितना आ रहा है 3√2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये √2 की वैल्यू 1.414, ओके, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है बेटा, चलेगा। अब हम बात करते हैं फॉर गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर गैसेस। ओके, सो बच्चों यहाँ पर 2 साइंटिस्ट जो हैं, जैसे न्यूटन की बात करें, सो सबसे पहले न्यूटन ने ये बोला था कि साउंड प्रोपेगेशन इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, ओके, न्यूटन्स है ना फार्मूला,
न्यूटन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है सर? सर यहाँ पर आ जाएगा प्रेशर वर्क मॉडुलस इक्वल टू द प्रेशर इन अ आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट्स वाई यहाँ पर प्रेशर अपॉन रो हो जाएगा। जब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 280 मीटर पर सेकेंड। ओके, बट जब अगेन इस चीज़ को करेक्ट किया किसने? लाप्लास ने। ओके, सो साइंटिस्ट लाप्लास ने जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया और कहा कि सर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लाप्लास या लाप्लास करेक्शन बच्चों, जब हम लाप्लास करेक्शन की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना आ जाता है? गामा पी अपॉन रो। और बच्चों जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कितना निकल के आता है? 320 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स आता है। क्लियर? यही हम लोग यूज करते हैं बेटा बिकॉज ऑफ। अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, साउंड वेव के रिफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन वाली जो कंडीशंस आती हैं उन सडन प्रोसेस होती हैं, और सडन प्रोसेस कहाँ पर होती है बेटा? आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में। क्लियर? इस बात को ध्यान रखेंगे, चलेगा। अब हम कहते हैं कि सर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। जब बेटा हम इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे तो यहां पर पहला इफेक्ट आता है बेटा टेम्परेचर का, टेम्परेचर इफेक्ट। ओके, सो बच्चों आपने ये पढ़ा यहाँ पे फॉर्मूला V इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर गामा P अपॉन रो होता है सर। ओके, क्या बच्चों यहाँ हम PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन का यूटिलाइजेशन करेंगे? सो हमारे पास ये जो है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? गामा RT बाई M। तो बच्चों आपको यहाँ से कई क्वेश्चंस बन जाते हैं, अगर मास कांस्टेंट है या मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है, जैसे मीडियम कांस्टेंट है, ओके, एक ही गैस है तो, और गामा आर कांस्टेंट है, देन टेम्परेचर पे वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों यहाँ से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको कि वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सर अगर कोई साउंड वेव सर एक एटॉमिक मास वाली गैस से दूसरे एटॉमिक मास वाली गैस में इंटर करता है तब साउंड वेव क्या होगा? तो सर साउंड वेव डिपेंड्स इन्वर्सली, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए बन सकता है। पॉइंट क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस हमें बन सकते हैं। तो चलिएगा, टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा एक फार्मूलेशन निकाल लेते हैं, चलेगा। सो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू रूट अंडर रूट T2 अपॉन T1। क्या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं? जब प्रोपोर्शनैलिटी का केस होता है उस केस में रेशियो में कांस्टेंट कट जाता है, हट जाएगा, ठीक है। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि T2 इज इक्वल टू T एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्लस T डिग्री ऑफ टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है, ठीक है, या हम कहें कि T टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है, पहले इनिशियल टेम्परेचर T था, ठीक है। अगर इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले लेते हैं, ओके, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। सो कितना आ जाएगा भाई? 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे? इसको 0 डिग्री सेल्सियस के लिए इसको 273 लिखा जा सकता है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, इस टेम्परेचर को हमें टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में लिखना है। सो V2 अपॉन V है ना इज इक्वल टू, यहाँ पर हम बोलेंगे सर 273 प्लस T अपॉन इसको कितना लिखेंगे? 273, ओके, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा, आपको इसको डिवाइड दे देते हैं तो 1 प्लस T अपॉन 273 मेरे पास आएगा, और पावर कितनी आएगी? 1/2। क्या ये बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बन गई है? 1 प्लस bx की पावर n, ओके। इसको जरा सॉल्व करते हैं। जब बायनोमियल थ्योरम को सॉल्व करते हैं तो हमें ये यहाँ पर मिलता है सर 1 प्लस T अपॉन 2 इंटू 273। बच्चों जब इसको हम अगेन फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 प्लस T अपॉन 546 V, ओके। और इसको जब डिवाइड देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 1 प्लस 0.61 T इंटू V। टेम्परेचर of sound
एट टी डिग्री ग्रेटर टेम्परेचर, ओके, कितना होगा, तो सर इतना होगा। इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये कहेंगे कि अगर टी को 1 डिग्री राइज किया है तो भाई वेलोसिटी इतनी राइज होना चाहिए, भाई ये इनिशियल है, ओके। तो हम ये कहेंगे अगर 0 डिग्री राइज किया है तो उस केस में तो हमारे पास वेलोसिटी उतनी है, लेकिन अगर टी डिग्री राइज किया है तो इतना इंक्रीज करेगा। दैट्स वाई यहाँ पर एक रिजल्ट जो है हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म में मिल जाता है कि इफ टेम्परेचर राइज by 1 degree centigrade, then the velocity of sound increase by 0.61 मीटर पर सेकेंड, ओके। इतना याद रखिएगा। कभी कभार ये क्वेश्चंस बेटा आ जाते हैं, इसकी यूनिट चेंज करके पूछ लिया जाता है। जैसे एनडीए में क्वेश्चन आया आपको कि सर स्पीड ऑफ साउंड 1 डिग्री राइज करने पर या 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर कितना इंक्रीज होता है, तो उसके लिए हमारे पास आंसर था 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है, ठीक है। इस चीज़ को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, चलेगा। दूसरा जो इफेक्टिव वाला पॉइंट आता है वो आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बच्चों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं कि रेनी सीजन, राइट ना, या विंटर सीजन। इस केस में बेटा क्या होता है कि जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में उसका कुछ पार्ट रिप्लेस हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट से। तो आप लोग इस बात को ऐसा मान सकते हैं कि आपकी क्लास में अगर स्टूडेंट्स नहीं हैं तो उस केस में एयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अगर स्टूडेंट्स को इंटर करा दिया जाएगा तो उतनी ही गैस को बाहर जाना पड़ेगा, हटना पड़ेगा उस प्लेस से। दैट्स वाई एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसा ही बेटा रेनी सीजन में होता है कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में तो एयर की डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। जब एयर की डेंसिटी डिक्रीज करती है तो हम कह सकते हैं कि सर इस केस में हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज कर गया है। तो ड्यू टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, भाई ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी, ह्यूमिडिटी राइट इंक्रीज करेगी तो मीडियम की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा बेटा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट अंडर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ मीडियम। पॉइंट क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। यही कारण होता है कि आप लोग देखेंगे कि रेनी सीजन के अंदर हमें हमारे आसपास से अगर कोई रेलवे ट्रैक है, राइट ना, तो हम देखेंगे समर सीजन में उसका साउंड नहीं आता, या बीप का साउंड या विसेल का साउंड हमें सुनाई नहीं देता। लेकिन रेनी सीजन में, राइट ना, फॉग वाले सीजन में या विंटर सीजन में हमें वो साउंड इजीली सुनाई देता है। या आप मॉर्निंग के टाइम पे देखेंगे कि आपको रेलवे ट्रैक की आवाज़ आ रही है, राइट ना, या रेलवे विसेल की आवाज़ आ रही है, ओके। बट आप देखेंगे कि डे टाइम में, राइट ना, जो आफ्टरनून वाला टाइम है उसमें हमें ट्रैक की आवाज़ बहुत कम आती है। रीज़न क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सर मॉइस्चर डिक्रीज करेगा, ठीक है। दैट्स वाई डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस केस में हमें साउंड सुनाई नहीं देता, चलेगा। थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास कि सर इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड क्या है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो आपका विंड स्पीड है, विंड फ्लो डायरेक्शन, विंड फ्लो डायरेक्शन बच्चों, विंड फ्लो डायरेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती है। जैसे अगर बच्चों आपने किसी को कॉल किया, राइट ना, या आवाज़ दिया, या तो बेटा अगर इसी डायरेक्शन में विंड का फ्लो है और इसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या करेगा, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि आपने किसी को आवाज़ दी, राइट ना, बुलाया, और विंड की डायरेक्शन इधर है और आपने इस डायरेक्शन में साउंड प्रोपिगेट किया है, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन का भी यहाँ पे बेटा बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि फोर्थ नंबर पे और क्या हो सकता है, तो बच्चों आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमने यहाँ पर फोर्थ नंबर की बात कर रहे हैं। सर फोर्थ नंबर के केस में क्या होगा कि सर यहाँ पर प्रेशर ऑफ द मीडियम की बात कर सकते हैं।
प्रेशर ऑफ द मीडियम, क्योंकि भाई देखिएगा प्रेशर जो है अगर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, लेकिन बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड प्रोपेगेशन में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है प्रेशर, है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो हम ये कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर there is no effect, there is no effect on speed of sound। ये बात याद रहेंगी आपको, ठीक है, इस बात को आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। चलिएगा बच्चों, हम बात कर रहे हैं आगे सर टाइप ऑफ साउंड। बच्चों जब टाइप ऑफ साउंड की बात की जाती है तो उस केस में हम बेसिकली 3 टाइप के साउंड के बारे में बात करते हैं, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जो हमें साउंड सुनाई नहीं देता, या जो साउंड वेव हमारे ईयर ड्रम्स पर भाई ईयर ड्रम को वाइब्रेट नहीं कर पाते या सेंसेशन क्रिएट नहीं कर पाते। जैसे या तो सर हम कह सकते हैं एक लेस देन कंडीशन हो फ्रिक्वेंसी की, या हम कहें कि सर अपर वाली कंडीशन हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर पहला जो साउंड हमारे पास आता है वो आता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक बेटा इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं जिनका फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो। भाई 20 हर्ट्ज से लेस देन फ्रिक्वेंसी जिन भी वेव्स की होंगी, राइट ना, या जिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की होंगी, राइट, उनको हम नहीं सुन सकते। तो भाई ये कौन सी वेव्स हैं जिन्हें हम नहीं जान सकते? तो आपने देखा होगा अर्थक्वेक की जो वेव है, राइट ना, या हैवी ऑब्स्टिकल की जो वेव्स होती हैं उनको हम नहीं सुन सकते। तो ये जो वेव हैं इनमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं सर अर्थक्वेक वेव, अर्थक्वेक वेव, ठीक है, और हैवी ऑब्स्टिकल वेव, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारे हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो सर हम कहते हैं यहाँ पे ऑडियोबल साउंड, ऑडियोबल साउंड जो हम सुन सकते हैं, ऑडियोबल वेव्स, ऑडियोबल साउंड वेव्स, राइट ना। सो बेटा ऑडियोबल साउंड वेव्स, ठीक है। सो इनका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो 20 हर्ट्ज, बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होता है बेटा। इनका जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है, राइट ना, जो साउंड हम सुन सकते हैं, जैसे हम सेंसेशन या हमारे ईयर ड्रम्स पर सेंसेशन होता है, वो हमारे पास 20 to 20,000 के बीच में होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें इस बात का। सर जब हम इसकी बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल की अगर बात कर ली जाए, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, साउंड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सभी को सुन सकते हैं, ठीक है। और सर हमारे वोकल कार्ड के द्वारा, वोकल कार्ड वेव्स, ठीक है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं बेटा, सुन सकते हैं, ठीक है। और थर्ड टाइप का जो हमारे पास साउंड आ जाता है वो आ जाता है बेटा अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, है ना। सो अल्ट्रासोनिक जो होती है द वेव, या हम बोल सकते हैं द फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000 से ग्रेटर देन फ्रिक्वेंसी जिस साउंड की होती है उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ओके। और अल्ट्रासोनिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कहाँ किया जाता है? तो बेटा ये सोनार वेव्स में किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है? सोनार वेव्स में, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। और फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं सोनार वेव, सोनार वेव, ओके। बच्चों सोनार आप लोगों ने अगर सुना हो, राइट ना, तो इसका यूज हम जो है वाटर कंडीशन में या वाटर बॉडीज पर करते हैं, राइट ना, शिप में किया जाता है, ठीक है भाई, डीपनेस ऑफ सी चेक करने के लिए या कोई ऑब्स्टिकल इन वाटर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं, और जिसको हम बोलते हैं वो है सोनार, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि
कि सर सोनार का फुल फॉर्म क्या है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और बच्चों दूसरा यहाँ पर जो आता है, दूसरा ये आता है कि सर सोनार में कौन सी वेव यूज की जाती है, तो हम कहते हैं सर अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज सोनार में किया जाता है। ठीक है। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आता है कि स्पीड ऑफ सोनार वेव्स कितना होता है, तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली ये होता है 1050 ओके मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस चीज़ को भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखें कि ये आपसे पूछा जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलेगा आगे। इसमें अगर हमें फोर्थ नंबर पे या हम कहें कि इनके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो बेटा मैक नंबर का क्वेश्चन आता है। मैक नंबर आप इसको समझें, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। ठीक है, मैक नंबर। बच्चों मैक नंबर के बारे में पूछा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट in the medium to the speed of sound in the medium। सर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ द साउंड वेव का जो रेशियो होता है, राइट ना, वो हम मैक नंबर कहते हैं। बेटा इससे हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। अगर किसी बॉडी का स्पीड जो है साउंड की स्पीड से कम है, लेस है, तो मैक नंबर जो होगा लेस देन 1 आएगा। भाई ये कम है, ये ज़्यादा है। और अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है, तो वो उसके लिए मैक नंबर 1 आएगा। अगर हम कहें कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड है, तो इस केस में मैक नंबर जो है ग्रेटर देन 1 होगा। पॉइंट क्लियर है? इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, इस वाला केस बनता है। जैसे हम आपसे कहें कि सर सबसोनिक, इट मींस द स्पीड ऑफ साउंड, राइट ना, एम से रिप्रेजेंट करते हैं मैक नंबर को। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, या हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, देन वो ऑब्जेक्ट होगा सबसोनिक। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड, देन इसको बोलते हैं सोनिक। ओके। और थर्ड टाइप का जो केस आता है यहाँ पे सर सुपरसोनिक मींस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो उस केस में हमें क्या होगा बेटा, मैक नंबर ग्रेटर देन 1 मिलेगा, इसे सुपरसोनिक बोलते हैं। तो और बच्चों आपने यहाँ पर सुना हो तो हाइपरसोनिक, आजकल सारी दुनिया जो है हाइपरसोनिक मिसाइल की होड़ में लगी हुई है, तो उसके लिए मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 होता है बेटा, है ना, बहुत ज़्यादा होता है 1 से। ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा सुपरसोनिक जेट या सुपरसोनिक फाइटर जेट, सोनिक फाइटर जेट, जितने भी फाइटर जेट बनाए जाते हैं मोस्टली केसेस में उनकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर बच्चों आप ध्यान दें कि कभी आपके एरिया से कोई फाइटर जेट निकलता है, तो फाइटर जेट का जो साउंड है हमें बाद में सुनाई देता है, और अब जो फाइटर जेट है वो पहले निकल जाता है। ठीक है, अगर कोई एरोप्लेन या फिर बेटा हेलीकॉप्टर हमारे एरिया से वो निकलता है, तो हेलीकॉप्टर हमें पहले ही दिखाई दे जाता है और सुनाई भी दे जाता है। भाई इस साइड से अगर कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है तो उसका साउंड हमें पहले ही सुनाई देगा, वो उसी साइड में हमें मिलेगा, दिखेगा। क्लियर? लेकिन फाइटर जेट को जब भी आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, जब आपने उसके बारे में सुना तो या उसका साउंड जब आपको सुनाई दिया, हियर किया, तो उस केस में आपको जो फाइटर जेट है वो आगे निकल चुका है, तब जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो जनरली केसेस में अगर आप किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का साउंड सुन लेते हैं और वो हमें उसी डायरेक्शन में दिखाई देता है जिस डायरेक्शन से आ रहा है, सो मैक नंबर हम कहेंगे सर 1 से लेस देन है, राइट। और अगर जो ऑब्जेक्ट हमें उसका साउंड जब हमें सुनाई देता है तो वो जाता हुआ दिखाई देता है, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि वो उसका जो मैक नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, सुपरसोनिक है। पॉइंट क्लियर है? इस चीज़ को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा।